हेलो गाइस, माय नेम है योगेश शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। तो आज जो है हम जिस विषय के बारे में बात करना प्रारंभ करेंगे वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस की जो है 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हम जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जेनेटिक्स की लास्ट वीडियो में हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था, जिसमें द्विसंकर संकरण में मतलब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बारे में हमने वहां पर चर्चा की थी। उससे पहले एकल संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने वहां पर अध्ययन किया था। आज जो हम जिसकी बात करेंगे वो है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जेनेटिक्स। आज हम मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में प्रारंभ करते हैं। तो मेंडल जो है, इन्होंने अपने प्रयोग किए एकल संकर संकरण पर, द्विसंकर संकरण पर, त्रिसंकर संकरण पर भी इन्होंने क्या किए, प्रयोग किए। और अपने प्रयोगों को करते समय जो है, जो रिजल्ट जो निकला प्रयोगों को करते समय, उस रिजल्ट के आधार पर ही जो है इन्होंने 3 प्रकार के आनुवंशिकता के क्या दिए, नियम भी दिए। जिसमें पहला नियम जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। अर्थात क्या प्रभावी है क्या है प्रभावी है उसके बारे में बताया गया है। सेकंड जो नियम है उसको कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, या जिसको हम कह सकते हैं बीज संयोजन का नियम। और लास्ट जो प्रयोग था इनका आनुवंशिकता में ही, तो उसका नाम था स्वतंत्र अवयवन का नियम। 3 नियम इस प्रकार जो है मेंडल ने दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और देन स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडल का पहला नियम जो कि है लॉ प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम देख तो सही रहा है। प्रभाविता का नियम जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, एकल संकर संकरण में हमने पढ़ा है कि जब लंबे और बौने पादपों में जब आपस में क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस इट मींस निषेचन, तो लंबे और बौने पादपों में जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी जो है, उस F1 पीढ़ी में जो प्रभावी जो लक्षण है वो लंबापन है, और वो लंबापन का लक्षण जो है F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। जैसे हमने यहां पर देखा था कि कैपिटल T जो है वो लंबेपन के जीन को डिफाइन करता है, स्मॉल टी जो है बौनेपन के जीन को डिफाइन करता है। दोनों का आपस में क्या होता है, निषेचन होता है या क्रॉस होता है। और क्रॉस में जो है, क्रॉस कराने पर जो F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे। कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे। ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। अर्थात जनक पीढ़ी जो है, माता पिता जो है, उन माता पिता के जो जीन है वो दोनों जीन आपस में मिले, और जीन आपस में मिलने के बाद जो है F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुआ वो डोमिनेंट था। कैसा था, डोमिनेंट, प्रभावी था। कैसा था, प्रभावी। अर्थात मेंडल ने कहा था कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। इसी को मेंडल ने क्या कह दिया, प्रभाविता का नियम। क्या कह दिया, प्रभाविता का नियम। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो प्रभावी है, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता वो कैसा है, अप्रभावी है। कैसा है, अप्रभावी है। जैसे कि मान लो कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें आपके पिताजी के जो बाल हैं वो घुंघराले टाइप हैं, आप में जो बाल हैं वो भी घुंघराले हैं। इट मीन्स घुंघरालेपन का जो जीन है, बालों का घुंघरालापन जिससे आता है, वो जीन जो है वो कैसा है, डोमिनेंट है। कैसा है, डोमिनेंट है। इसलिए वो जीन जो क्या है अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। अर्थात F1 पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होता है जो डोमिनेंट होता है, जो प्रभावी होता है। अप्रभावी लक्षण जो है F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है। तो ये क्या है, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो नियम है, प्रभाविता का नियम, बस इतना ही कहता है
कि F1 पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होता है जो डोमिनेंट होता है। कैसा होता है? डोमिनेंट, प्रभावी होता है। इसके बाद जो अगला नियम है वो है पृथक्करण का नियम। क्या? पृथक्करण का नियम। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने को, समझ में आ गया होगा वैसे। दूसरा जो नियम है वो क्या है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का या विसंयोजन का नियम, या और कह सकते हैं इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। एकल संकर संकरण में हमने देखा, मैं यहां पर एकल संकर संकरण की ही बात क्यों कर रहा हूं, द्विसंकर संकरण की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, दोनों ही जो नियम है वो मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग पर आधारित हैं। यह आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि एकल संकर संकरण पर आधारित नियम कौन सा नहीं है, तो वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह आपको याद रखना है। एकल संकर संकरण पर आधारित यदि पूछा जाए तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस और ये पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, दोनों ही नियम मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग पर आधारित हैं। यह आपको याद रखना है। तो प्रभाविता के नियम में यह था कि जो प्रभावी है वो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। पृथक्करण का नियम ये कहता है कि जनक पीढ़ी में आपस में क्रॉस हुआ, क्रॉस होने से F1 पीढ़ी आई। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुआ वो डोमिनेंट था, प्रभावी था। लेकिन F1 पीढ़ी के जो पादप हैं उनमें जब आपस में स्वनिषेचन कराया गया तो स्वनिषेचन के बाद जब F2 पीढ़ी जो आई, उस F2 पीढ़ी में देखा गया कि प्रभावी लक्षण के साथ साथ जो है वो कौन अप्रभावी लक्षण भी क्या होता है? प्रकट होता है। देखो यहां पर दोनों में आपस में क्रॉस हुआ, F1 पीढ़ी निकली, डोमिनेंट है, ठीक है। जब F1 पीढ़ी के जो पादप हैं इनमें जब आपस में क्रॉस होगा, F1 पीढ़ी के जो पादप हैं इनमें जब आपस में क्रॉस होगा तो इस क्रॉस में जो है लंबेपन के साथ साथ जो है वो बौनेपन का जो जीन है वो भी क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। अर्थात बौनेपन का जीन जो है वो भी पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। देखो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। यदि देखा जाए तो तीन पादप कैसे हैं? लंबे, और एक पादप कैसा है? बौना। अर्थात प्रभावी लक्षण के साथ साथ जो है अप्रभावी लक्षण भी प्रकट होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, लेकिन जैसे ही F1 पीढ़ी के पादपों में आपस में स्वनिषेचन कराया जाता है तो उपयुक्त वातावरण मिलने पर जो है अप्रभावी जीन भी क्या होता है? F2 पीढ़ी में प्रकट होता है। अर्थात जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाया था वो लक्षण F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। अर्थात इसको क्या कहते हैं हम? पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। समझ में आया नहीं आया? या इसको आप एक जनरल एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो जैसे आपके जो दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी के मान लो आइस का जो रंग है, आंखों का जो रंग है वो कैसा है? भूरी आंखें। कैसी हैं? भूरी आंखें, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में? दादाजी क्या है? आपके जनक हैं, ठीक है। दादाजी क्या है? आपके जनक। हो सकता है कि आपकी जो दादी जी हैं उन दादी जी की आंखों का जो रंग है वो काला है। कैसा है? काला। जनरल एग्जांपल है, इससे आपको समझ में आ जाएगा।
काला। ठीक है, दादाजी की जो आंखों का रंग है वो कैसा है, भूरी है, और दादी जी की आंखों का जो रंग है वो कैसा है, काला। ठीक है, ये लक्षण जो है, भूरी आंखों का जो लक्षण है वो प्रभावी मान लेते हैं इसको, प्रभावी, और इसको अप्रभावी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इस पीढ़ी की जब बात करेंगे हम, तो ये कैसी पीढ़ी है, जनक पीढ़ी, पेरेंटल जिसको बोलते हैं, जनक पीढ़ी है। दोनों में आपस में क्या हुआ, क्रॉस हुआ, और क्रॉस होने से जो है आपके जो पिताजी हैं उनकी आंखों का जो रंग है वो कैसा है, प्रभावी होगा, क्योंकि F1 पीढ़ी में तो क्या प्रकट होता है, F1 पीढ़ी में जो है वो डोमिनेंट प्रकट होता है। तो F1 पीढ़ी में जो आपके जो पिताजी की आंखें हैं उनका रंग कैसा है, भूरी आंखें हैं। कैसी है, भूरी आंखें। ठीक है, अब F1 पीढ़ी जो है, उस F1 पीढ़ी में आगे जाके ठीक है भूरी आंखें हैं। अब पिताजी की संतति कौन हो, आप, तो आप में जो आंखों का जो रंग है, ये आगे F2 पीढ़ी आई, और F2 पीढ़ी जो है, उस F2 पीढ़ी में जो है भूरे रंग की आंखों का जो लक्षण है, अर्थात आपके बहन भाई में किसी की आंखें भूरी हो सकती हैं, उनकी जो दूसरी संतान है उनमें ही हो सकता है कि आपकी जो बहन है, आपके जो बड़े भाई हैं, उनकी आंखें कैसी हो, काली हो। तो हो सकता है कि F2 पीढ़ी में जो है अप्रभावी लक्षण, मतलब आप में जो है आपकी जो आंखों का रंग है वो कैसा हो, काली हो, अर्थात आपकी जो आंख है उनका रंग क्या हो, काला हो। कहने का मतलब यह है कि दादाजी की आंखों का रंग क्या था, भूरी आंखें थी, जो कि प्रभावी था। आपके पिताजी की आंखें भी भूरी हैं, अर्थात डोमिनेंट लक्षण प्रकट हो गया। लेकिन जैसे ही F2 पीढ़ी आती है, उस F2 पीढ़ी में हो सकता है कि आपका या आपके किसी भाई या बहन का जो आंखों का रंग है वो काला भी हो सकता है आपका भूरा हो, लेकिन आपके किसी साथी वाले बहन भाई का जो रंग है आंखों का वो क्या हो, काला हो। तो F2 पीढ़ी जब आई, जैसे ही आई, तो उसमें जो डोमिनेंट लक्षण जो नहीं था, मतलब आंखों का काला रंग डोमिनेंट नहीं था, लेकिन फिर भी F2 पीढ़ी में वो लक्षण क्या है, प्रकट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि F1 पीढ़ी के जब जनकों में जब आपस में क्रॉस कराया जाएगा, तो F2 पीढ़ी जो आएगी, उस F2 पीढ़ी में जो है अप्रभावी लक्षण भी क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। इसी को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ये प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है, दोनों ही नियम जो है एकल संकर संकरण पर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को ताकि भूला ना जाए। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, दोनों ही नियम जो है मेंडल के एकल संकर संकरण पर जो प्रयोग हैं उन प्रयोग पर आधारित हैं। समझ में आ गया होगा। अगला जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जल्दी तो नहीं कर रहा ना मैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे नहीं गाऊंगा, आप लोग गा लेना। अगला जो नियम है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। भैया ये नियम क्या कहता है, सुनो। स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, हमने बात की अभी पृथक्करण के नियम की, लंबेपन के साथ साथ बौनेपन का लक्षण भी प्रकट हो गया, अर्थात प्रभावी के साथ साथ अप्रभावी प्रकट हो गया, अर्थात दोनों लक्षण क्या हो गए, अलग अलग। भैया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यही कहता है, जो कि द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है,
लिख देता हूं मैं यहां पर, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है ये नियम। डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है स्वतंत्र अभियन का नियम। यह नियम कहता है कि भाई किसी एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक लक्षण जो है वो क्या है, स्वतंत्र है। जैसे ही उसको पर्याप्त वातावरण मिलता है, अनुकूलता मिलती है, वो लक्षण प्रकट होता है। अर्थात ना तो कोई प्रभावी है और ना ही कोई अप्रभावी है। अर्थात प्रत्येक लक्षण जो है क्या है, वो स्वतंत्र है। अर्थात एक लक्षण जो है उस एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या है, स्वतंत्र अभियोजन का नियम। मेंडल के जो द्विसंकर संकरण का प्रयोग है उसमें हमने दो पेपरयासी लक्षणों के बारे में पढ़ा है, गोल पीले और हरे झुर्रीदार, झुर्रीदार हरे। तो दोनों में जब आपस में निषेचन हुआ तो F1 पीढ़ी में तो जो लक्षण प्रकट हुआ वो कैसा था, डोमिनेंट, प्रभावी था, अर्थात गोल पीले प्राप्त हुए। लेकिन F2 पीढ़ी में जो हमने देखा कि प्रत्येक लक्षण जो है वो क्या था, अलग अलग था। अर्थात एक लक्षण जो है दूसरे लक्षण के साथ संयोजित होकर अलग से प्रकट हो रहा है। अर्थात ना तो कोई लक्षण प्रभावी है और ना ही कोई अप्रभावी है। प्रत्येक लक्षण क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रभावी लक्षण की वजह से अप्रभावी लक्षण को दबाया नहीं जा सकता, वो लक्षण कभी ना कभी प्रकट ही होता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण क्या है, स्वतंत्र है। इसे ही क्या कहते हैं हम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम कहते हैं, जो कि मेंडल के द्विसंकर संकरण क्रॉस पर आधारित है। द्विसंकर संकरण में यदि पादपों की संख्या की यदि बात की जाएगी तो कितने प्रकार के पादप थे, 16। कितने, 16 प्रकार के। एक होता है त्रिसंकर संकरण जिसमें 64 प्रकार के पादप प्राप्त किए जाते हैं। आपको आंकड़ा याद रख लेना है, 64 प्रकार के पादप प्राप्त किए जाते हैं। किसमें, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण में 64 प्रकार के पादप प्राप्त किए जाते हैं। जिसमें नाम से स्पष्ट है, त्रिसंकर संकरण में 3 जोड़ी युग्म विकल्पियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कितने, 3 जोड़ी युग्म विकल्पियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो क्या है मेंडल का स्वतंत्र अभियोजन का नियम। अर्थात एक लक्षण जो है उस एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक लक्षण जो क्या है, स्वतंत्र है। जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलेगा वो लक्षण जो है किसी ना किसी अन्य जीन के साथ या किसी ना किसी अन्य कारक के साथ जो है कभी ना कभी प्रकट हो ही जाता है। प्रत्येक लक्षण जो है अपने आप में स्वतंत्र है, ना कोई डोमिनेंट है और ना कोई रेसेसिव है। आया बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बोलना पड़ता है भाई, तुम करते नहीं हो, इसलिए लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये मेंडल के 3 नियम हुए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, देन स्वतंत्र अभियोजन का नियम। क्वेश्चन ज्यादातर ऑलमोस्ट पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि मेंडल के एकल संकर संकरण पर आधारित नियम नहीं है, तो वो कौन सा है, स्वतंत्र अभियोजन का नियम। क्या, स्वतंत्र अभियोजन का नियम। क्वेश्चन पूछा जाए मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों से जीनों के अलग अलग होने की बात कौन सा नियम करेगा, तो वो कौन सा है, पृथक्करण का नियम। अप्रभावी के साथ साथ प्रभावी लक्षण भी क्या होता है, प्रभावी के साथ साथ अप्रभावी लक्षण भी क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। पृथक्करण का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। प्रभावी लक्षण ये कहता है कि जो प्रभावी है वो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, जो प्रभावी नहीं है, जो रेसेसिव है, अप्रभावी है, वो F2 पीढ़ी में प्रकट होगा। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में जो है डोमिनेंट लक्षण ही क्या होता है, प्रकट होता है। ये बात आपके समझ में आई। आनुवंशिकता के 3 नियमों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगली जो बात करेंगे हम इसी से संबंधित संकर पूर्व संकरण। संकर पूर्व संकरण या
संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण। प्रतीप या संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण दोनों अलग अलग है। ठीक है भाई, होता क्या है जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं बैकक्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। पहले बात करते हैं बैक क्रॉस की। पहले बात करते हैं हम बैक क्रॉस होता क्या है ये देखेंगे। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण या संकर पूर्व संकरण कोई भी नाम दे दिया हो, ठीक है, याद रखना है तीनों का मतलब एक ही है। तो मेंडल के जो है एकल संकर संकरण में हम कुछ भी पढ़ेंगे मेंडल से रिलेट करेगा, मेंडल के प्रयोगों से रिलेट करेगा, क्योंकि काम जो है बहुत अच्छा करके गए थे मेंडल। बैकक्रॉस एकल संकर संकरण में F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए, क्या F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए, उस F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस यदि जनक पीढ़ी में से किसी भी एक लक्षण के साथ कराया जाए, चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों का क्रॉस यदि प्रभावी और अप्रभावी दोनों में से किसी एक के साथ कराया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। कहने का मतलब F1 पीढ़ी से प्राप्त F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों का क्रॉस यदि जनक पीढ़ी से कराया जाए, जनक पीढ़ी से कराया जाता है तो इसे बैक क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बैक क्रॉस कहा जाता है। देखो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुए थे, एकल संकर संकरण की बात कर रहा हूं, इतनी बार बोल चुका हूं भाई, अब तो आ जाना चाहिए। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी स्मॉल टी का जो क्रॉस है F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप है, इसका आप या तो इसका जो क्रॉस है वो आप या तो कैपिटल टी से करा दो या स्मॉल टी किसी से भी करा दो। तो हम यहां पर कैपिटल टी से इसका क्रॉस कराते हैं। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी बैक क्रॉस करा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये वाला कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ, ये वाला कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ, ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ, और ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ। डोमिनेंट जो है उसको हमेशा आगे रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि 50% तो जो है वो संयुग्म की प्राप्त हो रहे हैं और 50% विषमयुग्म की प्राप्त हो रहे हैं। विषम युग्म की। तो भैया इसमें तो कुछ अलग है नहीं। F1 पीढ़ी के जो पादप हैं उन F1 पीढ़ी के पादपों का क्रॉस
जनक पीढ़ी से कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, बैक्रॉस। जनक में प्रभावी भी आता है और अप्रभावी आता है, जिसमें 50-50% का रेशो प्राप्त होता है, जिसमें 50% जो पौधे हैं वो समयुग्म की प्राप्त होते हैं और 50% जो पौधे हैं वो विषम युग्म की प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, विषम युग्म की। आगे समझ में, क्रॉस किसको कहते हैं, F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों का क्रॉस यदि जनक पीढ़ी से कराया जाए, जनक में प्रभावी आएगा और अप्रभावी आएगा, कराया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। अब बात आती है अगली की, जो है टेस्ट क्रॉस। क्या, टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण की बात करेंगे आप यहां पर। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण जिसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। इसमें क्या है, क्वेश्चन बनेगा तो उसी पे बनेगा। परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस, जब F1 पीढ़ी से जो प्राप्त पादप है उनका यदि क्रॉस F1 पीढ़ी से जो प्राप्त पादप है उसका यदि क्रॉस जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से कराया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, परीक्षण संकरण कहेंगे। अर्थात लिख देता हूं, F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों का क्रॉस यदि जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण के साथ कराया जाए के साथ कराया जाए तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। F1 पीढ़ी के से प्राप्त जो पादप हैं उस F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप का क्रॉस यदि जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण के साथ यदि कराया जाए तो इस टेस्ट को हम क्या कहेंगे, सॉरी, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। समझ में आया। F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पादप है उस F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप का क्रॉस यदि अप्रभावी लक्षण से कराया जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका यदि क्रॉस स्मॉल टी से कराया जाए जो कि कैसा है, अप्रभावी है। कैसा है, अप्रभावी। मेंडल के जो प्रयोग है उसमें स्मॉल टी को क्या माना गया है, अप्रभावी है। इसके साथ यदि कराया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो 50% तो कैसे प्राप्त हुए, विषम युग्म की और 50% कैसे प्राप्त हुए, समयुग्म की। मार्कर चल नहीं रहा है, %50 समयुग्म की। ठीक है भाई, तो
परीक्षण संकरण में F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पादप हैं उन F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों का क्रॉस यदि जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से कराया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, परीक्षण संकरण कहेंगे। जबकि बैक क्रॉस में क्या था कि F1 पीढ़ी से जो प्राप्त पादप हैं उनका जो क्रॉस है वो प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी एक में से कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। ये आपको याद रखना है। आज हमने टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात की है। अगला जो टॉपिक होगा वो भी मेंडल से ही रिलेटेड होगा। अभी हम आनुवंशिकता को ही पढ़ेंगे, एक दो चैप्टर और पढ़ेंगे, इसके एक दो क्लासेज अभी और लेंगे जेनेटिक्स की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। और आप मुझे अपने टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी बाय योगेश शर्मा पर सर्च करके जो है मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जो है आपको वीडियो से रिलेटेड लिंक जो है सीधा ही आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय।